हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिशन सीटेट में आपका स्वागत है। मैं हूं शबनम और आज मैं आपको सीटेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर यानी कि 21 जनवरी 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पैडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन का आंसर के साथ लेकर आई हूं। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर की बुक नहीं खरीदी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन आंसर के साथ वीडियो बनाई हूँ। आप इसमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सॉल्व करके तैयारी कर लीजिए। ये मैं 21 जनवरी 2022 में पैडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हैं। नेक्स्ट वीडियो में 17 जनवरी 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी और आप इस वीडियो से पढ़कर तैयारी कर सकते हैं क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम है और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर करके सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। नंबर 1, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी ओर होता है। ऑप्शन 2, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन 3, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन 4, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है। क्योंकि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में यह कथन सही है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होती है। बच्चे की भुजाएं हाथों से पहले तथा हाथों और पैरों का विकास उनकी अंगुलियों से पहले होता है। इसलिए इसका हमारा ऑप्शन पहला होगा, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन 1, केवल आनुवंशिकता से। ऑप्शन 2, केवल पर्यावरण से। ऑप्शन 3, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। ऑप्शन 4, न आनुवंशिकता से न पर्यावरण से। इसका सही आंसर है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, क्योंकि बच्चा अपने परिवार में रहकर ही अपने माता पिता की भांति भाषा बोलने का प्रयत्न करता है। इसके साथ ही वह जिस पर्यावरण में रहता है उसके हिसाब से भाषाई अनुकरण का प्रयास करता है। जिस परिवार के बच्चों का संवेगात्मक संपर्क परिवार के सदस्यों से नहीं हो पाता है वह भाषा सीखने में अधिक समय लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रगतिशील गच्छा। ऑप्शन 1, केवल मुख श्रवण को प्राथमिकता देता है। ऑप्शन 2, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। ऑप्शन 3, अंक के उन्मुख होता है। ऑप्शन 4, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 2, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में विभिन्न बुद्धि लब्ध वाले बालकों को ध्यान में रखकर ही संचालित किया जाता है, अर्थात इसमें किसी भी दृष्टि से बच्चों को आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन 1, प्रथा पूर्व चरण। ऑप्शन 2, अमूर्त संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन 3, प्रथागत चरण। ऑप्शन 4, उत्तर प्रथागत चरण। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 1, प्रथा पूर्व चरण। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए। ऑप्शन 1, जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। ऑप्शन 2, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। ऑप्शन 3, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। ऑप्शन 4, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 3, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, क्योंकि विभिन्न संकल्पों के मध्य संबंधों का समन्वय बनाने से अधिगम प्रक्रिया की सुसाध्यता
दर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की। ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। ऑप्शन 3 समाजीकरण के जीव परिस्थितिकीय मॉडल की। ऑप्शन 4 अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की योगदान की। क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों जैसे परिवार, विद्यालय, समाज, मित्रमंडलीय परिवेश तथा भाषा का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांश लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 जेंडर सशक्तता। ऑप्शन 2 जेंडर पक्षपात। ऑप्शन 3 जेंडर प्रासंगिकता संबद्धता। ऑप्शन 4 जेंडर धमकी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन 2 जेंडर पक्षपात। क्योंकि इसमें अध्यापक को लगता है कि क्रिकेट लड़कों का खेल है और लड़के इस खेल में लड़कियों से अधिक रुचि रखते हैं। इस प्रकार अध्यापक जेंडर पक्षपात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? ऑप्शन 1 निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। ऑप्शन 2 ज्ञान की संक्रिय संरचना प्रक्रिया को। ऑप्शन 3 किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को। ऑप्शन 4 दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन 2 ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। क्योंकि जब बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। इसमें अध्यापिका बच्चों के ज्ञानपूर्ण संरचना प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? ऑप्शन 1 पुस्तकें और पत्रिकाएं। ऑप्शन 2 निकटस्थ परिवार। ऑप्शन 3 माता पिता का कार्यस्थल। ऑप्शन 4 अस्पताल के कर्मचारी। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 2 निकटस्थ परिवार। क्योंकि जब एक बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो परिवार के लोगों के संपर्क में आता है तथा परिवार में ही वह भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच घुल मिलकर रहने में उसमें भी समाजीकरण का भाव पैदा होता है। इसलिए परिवार को समाजीकरण की प्राथमिक पाठशाला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप होते हैं? ऑप्शन 1 जन्म से 2 साल। ऑप्शन 2 2 से 7 साल। ऑप्शन 3 7 से 11 साल। ऑप्शन 4 11 से ऊपर। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 3 7 से 11 साल। क्योंकि इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है एवं वस्तुओं तथा घटनाओं के बीच समानता तथा भिन्नता सीखने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसे आकलन का योजना कैसे करेंगे जो ऑप्शन 1 सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। ऑप्शन 2 केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें। ऑप्शन 3 बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो। ऑप्शन 4 आकलन के अलग अलग तरीकों का आधारित हो। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 4 आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। क्योंकि ऐसा इसलिए कि कक्षा में बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके समझने और सीखने की गति बहुत अधिक हो तथा कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सीखने समझने की गति धीमी हो। अतः उनके आकलन का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम
प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? ऑप्शन 1, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। ऑप्शन 2, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना। ऑप्शन 3, समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। ऑप्शन 4, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 3, समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। क्योंकि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। इसमें बच्चे को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। ऑप्शन 2, बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन 3, एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्र में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन 4, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। हमारा इसका सही आंसर है बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। क्योंकि बुद्धिमत्ता और बेहतर प्रदर्शन दोनों अलग अलग हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि अच्छी हो किंतु वह किसी कारण से विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन न कर पा रहा हो, जबकि सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक अपनी मेहनत फलस्वरूप उससे अधिक योग्यता का प्रदर्शन करता है। इसलिए इसका सही आंसर 4 है, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक। क्वेश्चन नंबर 14, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1, आत्मसात्करण समावेशन। ऑप्शन 2, प्रतीकात्मकता। ऑप्शन 3, पदार्थ स्थायित्व। ऑप्शन 4, स्थगित अनुकरण। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 1, आत्मसात्करण समावेशन। क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया आत्मसात्करण समावेशन का उदाहरण है। आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक या बालिका नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, अर्थात बालक बालिका नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? ऑप्शन 1, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ऑप्शन 2, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। ऑप्शन 3, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन 4, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 1, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। क्योंकि भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की यह सुझाते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो कि बालक के निकाय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन 1, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन 2, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा। ऑप्शन 3, लगातार अभ्यास और दोहराकर। ऑप्शन 4, केवल अनुकरण द्वारा। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। क्योंकि अन्वेषण को प्रोत्साहित करके बच्चों में सृजनात्मकता को सुसाध्य किया जा सकता है। बच्चे अन्वेषण की प्रक्रिया में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, जो उनकी सृजनात्मकता क्षमता को भी प्रोत्साहित करती है। अन्वेषण से बच्चों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास होता है और वे नए नए तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं।
अन्वेषण मतलब होता है खोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 गतिविषयक आसक्ता से, ऑप्शन 2 दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रवाहिता से, ऑप्शन 3 संगीतीय योग्यता से, ऑप्शन 4 गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 4 गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों में सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन 1 भेदभावात्मक, ऑप्शन 2 अलगावात्मक, ऑप्शन 3 सभ्यता पर आधारित, ऑप्शन 4 समानता पर आधारित। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 3 सभ्यता पर आधारित। क्योंकि इन छात्रों में सफल समावेशन हेतु अध्यापक को सभ्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने से बच्चों में हीन भावना नहीं हो प्राप्ति है। क्वेश्चन नंबर 19, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? ऑप्शन 1 शाब्दिक रूप से, ऑप्शन 2 दृश्य रूप से, ऑप्शन 3 मौखिक रूप से, ऑप्शन 4 बहुल रूप से। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 4 बहुल रूप से। क्योंकि एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इससे सूचना को प्रत्येक तथा अधिकतम छात्रों के पास पहुंचने का अवसर मिलता है, अर्थात कम समय में आधिकारिक बच्चों तक सूचना पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा के समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? ऑप्शन 1 व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन 2 समावेशी शिक्षा, ऑप्शन 3 अलगावी शिक्षा, ऑप्शन 4 सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन है 2 समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है, अर्थात समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाएं एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, ऑप्शन 2 अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, ऑप्शन 3 अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों का पर आधारित होता है, ऑप्शन 4 अधिगम चक्रीय रूप से होता है अनुरेखीय रूप से नहीं। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन है 2 अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। क्योंकि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। त्रुटियां एवं गलतियां ही हमें शिक्षा और सुसाध्य का अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन 1 बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा, ऑप्शन 2 अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, ऑप्शन 3 बच्चा अधिगम के प्रति अभी प्रेरित हो जाएगा, ऑप्शन 4 बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 1 बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित या फिर निष्प्रेरित हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे को बारंबार यानी कि बार बार अब बोलने से कि अधिगम के लिए योग्य नहीं है, बच्चा अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। बच्चे में यह हीन भावना आ जाएगी कि वह अमुक चीज को सीखने में असमर्थ है, अतः सीखने की प्रक्रिया से वह दूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन 1 उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर, ऑप्शन 2 समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, ऑप्शन 3 समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, ऑप्शन 4 यंत्रवत याद करके। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 3
समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1 संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री। ऑप्शन 2 चित्र, संकेत, मूर्त सामग्री। ऑप्शन 3 संकेत, मूर्त सामग्री, चित्र। ऑप्शन 4 मूर्त सामग्री, चित्र या संकेत। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 4 मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत। क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम मूर्त सामग्री, चित्र तथा संकेत है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को समझाने के लिए वस्तु का मूर्त रूप में होना आवश्यक है, अन्यथा चित्र एवं संकेतों का प्रयोग करके उन्हें समझाया जा सकता है। किसी वस्तु को देखकर बच्चे उसके बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। परिविंति अधिमुखी अधिगम वह अधिगम है जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए? हमारा ऑप्शन 1 प्रदर्शन अधिमुखी। ऑप्शन 2 स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक। ऑप्शन 3 अध्यापक प्रधान। ऑप्शन 4 सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। क्योंकि कक्षा का वातावरण सकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए, अर्थात बच्चे सीखने के प्रति और अध्यापन सिखाने के प्रति समर्पित हो। क्वेश्चन नंबर 26। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 परीक्षाएं ही अधिगम का चरण लक्ष्य है। ऑप्शन 2 अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन 3 भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन 4 अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 4 अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 27। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में की महत्वता पर बल देता है। ऑप्शन 1 पारस्परिक क्रियाओं। ऑप्शन 2 पुरस्कार और दंड। ऑप्शन 3 आनुवंशिकता। ऑप्शन 4 अन्वय, अटल या शिक्षा शास्त्रीय उपगमों। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 1 पारस्परिक क्रियाओं। जबकि अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं की महत्वता पर बल देता है, सामाजिक संरचनात्मक विचार का यह कहना है कि पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से ही अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? ऑप्शन 1 आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा। ऑप्शन 2 जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन 3 नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन 4 रुचि बाह्य अभिप्रेरणा। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 2 जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। क्योंकि जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। किसी के प्रति जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा का कारक है। वास्तव में आंतरिक अभिप्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक प्रवृत्ति है जो संज्ञानात्मक, सामाजिक व शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 29। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को ऑप्शन 1 छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2 संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 3 जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करके अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन 4 अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन 3
जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करके अवसर प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? इसमें 4 ऑप्शन हमारे हैं, ए बी सी डी। ए में हमारा हो गया अभिप्रेरणा, बी में सामाजिक संदर्भ, सी में संवेग, डी में शिक्षा शास्त्रीय उपागम। जबकि ये ऑप्शन चुनने का है। ऑप्शन 1 में हमारा है ए बी डी, ऑप्शन 2 में है ए सी डी, ऑप्शन 3 में है बी और सी, और ऑप्शन 4 में है ए बी सी। जबकि इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन 4, ए बी सी डी, यानी कि ये चारों हमारे सही हैं। क्योंकि अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग तथा शिक्षा शास्त्रीय उपागम यदि सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो ये सभी कारक अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बस दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू एंड धन्यवाद।